मैं बहन जी कहना चाहता हूं कि इस देश में जो राष्ट्रवाद है वास्तविक व आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। अपनी जनता पार्टी है और आज हम पूरे देश में दलितों का मसीहा माननीय शमशद मौर्य को मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो भी मनवादी व्यवस्था के लोगों के चंगुल में फंस चुकी है। ढोंग रचने वाले चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, इनके जो मुखिया हैं वो मनवादी व्यवस्था के लोगों के इर्द गिर्द वो घिर चुके हैं और इसीलिए इनका पतन होते हुए पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हमारी हिंदू कोई ऐसा धर्म नहीं है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हम लोग माननीय शमशद मौर्य के अगुवाई में सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। अरे बहन जी, अगर हिम्मत है तो पर डे का सर्वे करवा लीजिए और देख लीजिए कि कितने प्रतिदिन कितनी महिलाओं की हत्या हो रही है। या तो वो सुसाइड कर रही हैं या जान से मार दी जा रही हैं। ये महिलाओं को बचाने की बात हो रही है। उन्हीं के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। 2027 में ये आतंकवादी सरकार को हम लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंकने का सब संकल्प लिया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बात की जाए अगर पिछड़े की, दलित की, अल्पसंख्यक शोषित वंचितों की, तो तमाम ऐसे पार्टी के नेता हैं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो उनके हक की बात करती हैं। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो माहौल कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है। इन्हें मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसे चाहते हैं कि 2027 में सत्ता उनके हाथ में आया है, और साथ ही साथ ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दलितों का मसीहा किन्हें मानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दिलीप चौधरी हूँ, रायबरेली का रहने वाला हूँ। दिलीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 27 को चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है, पीडीए की बात कर रहे हैं सब लोग, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर दलितों के मसीहा की बात की जाए तो किसे मानते हैं? 27 में किसे आना चाहिए? देखिए, दलितों की बात जो करने की आप बात कर रही हैं वो बात ही गलत है। क्योंकि इस देश में एक तरफ अम्बेडकरवाद है, दूसरी तरफ मनुवाद है, और मनुवाद से ग्रसित पीड़ित 90% लोग हैं जिनको 6743 जातियों में बांटा गया। क्योंकि हिंदू धर्म का मतलब है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मतलब है जात व्यवस्था, और जात व्यवस्था का मतलब है शोषण व्यवस्था, और ये जो शोषण व्यवस्था है वो 6743 जातियों के कारण है। और जैसे वर्ण व्यवस्था है तो ब्राह्मण है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय है, वर्ण व्यवस्था के अंदर वैश्य है, और एक तरफ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र है, और शूद्र की संख्या 6743 है, और जिनकी आबादी 90% है इस देश में। लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसकी आबादी ज़्यादा होगी, वो देश पर हुकूमत करेगा। अब इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, इनको धन धरती और सम्मान से वंचित कर दिया गया, इनको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया, इनको सामाजिक रूप से गुलाम बना दिया गया, इनको एक पेशे में लगा दिया गया। उसी पेशे को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नौवा को दाढ़ी बनाने का लोन दे रही है, बढ़ई को लकड़ी छीलने का लोन दे रही है, चमार को जूता सिलने का लोन दे रही है, धोबी को कपड़ा साफ करने का लोन दे रही है, पासी को सुअर पालने का लोन दे रही है। मतलब जो जाति का है 6743 जातियों में जो जिस जाति का है उसको इस हिसाब से लोन दे करके, कर्जा दे करके गुलाम बनाने का एक नया षड्यंत्र कर रही है, और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रही है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डिमांड करूंगा कि आप जो विद्यालय बंद कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, पहले आप उनके सर्वे करा लीजिए कि उन विद्यालयों में पढ़ने वाले लोग कौन हैं, उनका आर्थिक सर्वे करा लीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वो अपने विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर तक जाने की स्थिति में हैं कि नहीं है। मैं अभी जंगलों में गया था, मानिकपुर गया, करवी गया, और इधर महोबा गया, और हमीरपुर गया, बांधा गया। वहाँ तो लोगों के पास भोजन नहीं है, चलने के लिए साइकिल तक नहीं है। ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य अपने आप में खुद एक सवालिया निशान बना हुआ है। अभी आप देखिए, कांवड़ लेकर जाना, विद्या का दीप जलाना, मत लेकर जाना विद्या का दीप जलाना, गाने वाले शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी समाज में पैदा हुआ, वो भी 6743 जातियों के अंतर्गत तोड़े भी देखने को मिले जहां सीआरपीएफ के जवान को कावड़िए मारते दिखाई पड़ रहे हैं और फिर उन्हें आधे घंटे के अंदर ही जमानत मिल जाती है। मैं बहन जी कहना चाहता हूं कि इस देश में जो राष्ट्रवाद है वास्तविक व आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि धार्मिक उन्माद फैला हुआ है।
धर्म के आधार पर किसी की भी हत्या, मॉब लिंचिंग करना, इस तरीके से एक धार्मिक आतंकवाद की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। और जो हक, हिस्सा, सम्मान और शिक्षा की बात करेगा उसको ये देशद्रोही कहने की। तो आप लोगों के हिसाब से हक, शिक्षा और जो जाति धर्म को बढ़ावा न देने वाली पार्टी ऐसी कौन सी पार्टी है? अपनी जनता पार्टी, अपनी जनता पार्टी है। और आज हम पूरे देश में दलितों का मसीहा माननीय सोमनाथ मौर्य को मानते हैं। ढोंग रचने वाले चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, इनके जो मुखिया हैं वो मनवादी व्यवस्था के लोगों के इर्द गिर्द वो घिर चुके हैं और इसीलिए इनका पतन होते हुए पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो भी मनवादी व्यवस्था के लोगों के चंगुल में फंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी वो अपने मनवादी व्यवस्था के पोषक लोगों के इर्द गिर्द वो छप चुके हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, हमें 24 का चुनाव उन्होंने पीडीए के कहाँ पीडीए दिखाई दे रहा है? बहन जी, आपको पीडीए कहाँ दिखाई दे रहा है? उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष जो है माता प्रसाद पांडे जी, ये पीडीए के लोग हैं, ये अगड़ी समाज के लोग हैं। और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोमनाथ मौर्य, जिन्होंने अपनी जनता पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में 90% लोगों को अपनी जनता पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मनवादी व्यवस्था के लोगों को हमारी पार्टी में एक भी जो है प्रवेश वर्जित है। किसी भी मनवादी व्यवस्था के लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको अपनी जनता पार्टी में एक भी पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अगर ये बहुजनों का नेता कोई है, आदिवासियों का नेता कोई है, बैकवर्डों का कोई नेता है तो माननीय सोमनाथ मौर्य जी हैं। और उनके साथ हम लोग, उनके विचार के साथ हम लोग पूरे ज़मीन से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज हमारी बात को बड़े पैमाने पर शिक्षा, सबसे मूलभूत आवश्यकता जो है शिक्षा है, और शिक्षा से वंचित करने का कुचक्र उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहें, शिक्षा के नज़दीक न जाएं। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, माननीय सोमनाथ मौर्य जी कहते हैं कि जो शिक्षा पिएगा, पढ़ेगा, वही जो है दहाड़ेगा। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं स्कूल मर्जर को लेकर के, स्कूल मर्जर इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिले। एक शिक्षक तमाम विषयों को नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन तमाम अलग अलग अगर विषय के शिक्षक होंगे, टीचर्स होंगे तो वो अच्छी शिक्षा देंगे। शिक्षा घर घर होना चाहिए, विद्यालय घर घर होने चाहिए, गांव गांव में होने चाहिए। आज विद्यालय में शिक्षा से वंचित कर हम लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। और मैं सरकार को सलाह भी देता हूं कि जिन विद्यालयों में 50, 25, 75 बच्चे हैं उन विद्यालयों में संख्या बहुत अधिक हो सकती है। केवल सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि जो सरकारी विद्यालय के में बच्चे पढ़ेंगे वही सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे। सारे प्राइमरी के विद्यालय खचाखच भर जाएंगे। अगरचे आज सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, कम हैं, तो उसका कारण कौन है? जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है, उनके लोग हैं। और इसीलिए शिक्षा से वंचित करने के लिए उन्होंने एक प्लान ला दिया कि जहाँ पे 50 बच्चे हैं, जब हमारे यहाँ की आबादी 150, 200, 500 घरों की है तो निश्चित तौर पर वहाँ के बच्चे बाहर कैसे जाएंगे। अगरचे वहाँ पे हर प्राइमरी के विद्यालय, सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए कह दिया जाए कि इन्हीं बच्चों को सरकारी नौकरी में आवेदन करने का अधिकार रहेगा, तो निश्चित तौर पर सारे प्राइमरी के विद्यालय खचाखच भर जाएंगे और प्राइवेट विद्यालय बंद हो जाएंगे। और ये इसलिए कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा माफिया के लोग हैं। उन विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसलिए प्राइमरी विद्यालयों को बंद करके प्राइवेट निजीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के मसीहा किसे मानते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलित, बैकवर्ड, पिछड़े की बात करे, बाकी समाजवादी पार्टी वो अगड़ों की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी वो अगड़ों की बात करती है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम किए हैं। उस समय ये कहा गया था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको पार्टी में कहीं प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक होकर के बहन जी को देश की व प्रदेश की सत्ता सौंपी,
उन्होंने मनवादी व्यवस्था के ही लोगों को बहुजन समाज पार्टी में दाखिला दे करके बहुजन समाज पार्टी की सत्यानाश कर दिया। आज एक एक विधायक के लिए बहुजन समाज पार्टी तरस रही है। सत्ता में से तीन बार से अखिलेश यादव दूर हैं, उसका कारण केवल मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 403 सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे। क्या क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं सभी सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे 2027 के वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। जहाँ पे 5 सांसद थे वहाँ पे 37 सांसद माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की देन है। इन्होंने पीडीए का नारा दे करके पूरे प्रदेश में 37 सीटें ला करके लोकसभा में अखिलेश यादव का नाम पहुंचा था। और उसके बाद में जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा ये भी मनवादी व्यवस्था के पोषक है, पीडीए का नारा देने वाले अगरचे पूरे देश में कोई नारा दिया था तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया था। ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के अगुवाई में सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये आप मीडिया के लोग हैं, आपको दिखाई भी दिया होगा कि इधर 2-3 महीने से इस लड़ाई को जो शिक्षा से वंचित करना चाहते, इस लड़ाई को अगर जो प्रमुखता से कोई लड़ रहा है तो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य है। अगर बात की जाए 27 के चुनाव की और पिछड़े दलितों के मसीहा की, तो आप किसे मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को असली हीरो मानता हूं। ये वास्तव में दलितों, पिछड़ों, वंचितों। स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों? तमाम पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी भी पीडीए का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम पिछड़े दलितों के हित में चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद, रावण मुस्लिम संवाद करते दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम पिछड़ों के लोगों के साथ जा रहे हैं। मायावती भी भाईचारा अभियान चला रही है। बिल्कुल, ये सब फरेब है, ये छलावा है, ये झूठ है, ये पाखंडवादियों के साथ हैं। अगर इनको वास्तव में दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की और 90% आबादी की लड़ाई लड़नी थी तो आज जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यह मामला शिक्षा का उठाया कि यह स्कूल मर्जर का काम बंद होना चाहिए, तो इस पर इन लोगों ने किसी ने आवाज नहीं उठाई। सबके मुंह में ताले लगे हुए हैं। और यह जाकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमीन पर बैठ करके लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। गांव के लोगों को शिक्षा से वंचित करने की यह साजिश है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस आवाज को बुलंद करने का काम किया है, हम कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मौर्य भी तो मायावती के साथ रह चुके हैं, बीजेपी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, फिर समाजवादी पार्टी के साथ भी विधायक रहे हैं। देखिए, साफ बात मैं कह दूं, आपने सुना होगा कि बहन जी दलितों की नेता थी। जब विचारधारा उनकी बदल गई, जब वो दौलत वाले लोगों के साथ चली गई, वो दलितों की नेता नहीं रह गई। पहले उनके नारे कुछ और थे, आपने देखा होगा, बाद में वो नारे बदल गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, और उसके बाद उनका नारा बदल गया। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब हमारा बहुजन की बात हम करते हैं तो जब भगवान बुद्ध की बात करें, चाहे अंबेडकर जी की बात करें, उन्होंने कहा था कि हम इनको भगवान नहीं मानते, वो पाखंडवाद से दूर करने की बात करते थे। हम कैसे ये बात मान लें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश की विचारधारा ही काल्पनिक है। हिंदू कोई धर्म है? हिंदू कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बात का, देखिए, हिंदू धर्म का अभिप्राय सनातन से है। सनातन का अभिप्राय है जो सदा सत्य हो, जो सदा सत्य हो। किसी व्यक्ति की बात नहीं है उसमें कही गई है, जो सदा सत्य हो। सत्य क्या चीज है? अगर किसी मुद्दे की बात कर दी जाए तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। कोई अग्नि से पैदा हो जा रहा है, कोई मैल से पैदा हो जा रहा है, अगर इसकी गहराई में उतरोगे तो कुछ पाओगे नहीं। कोई मैल से पैदा हो सकता है, कोई मुख से पैदा हो सकता है। ये काल्पनिक बातें हैं और बेकार की बेबुनियादी बातें हैं। हम किस दौर में जी रहे हैं? जितने विकसित देश हैं वो शिक्षा पर जोर दे रहे हैं और ये शिक्षा से उल्टे हमको पाखंडवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है बीजेपी सरकार। समाजवादी वाले भी कहते हैं कि हम जो है, हमारे सरकार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी और आगे 27 में भी अच्छी होगी। अरे बहन जी, अगर हिम्मत है तो पर डे का सर्वे करवा लीजिए और देख लीजिए कि कितने प्रतिदिन कितनी महिलाओं की हत्या हो रही है। या तो वो सुसाइड कर रहे हैं या जान से मार दी जा रही हैं। ये महिलाओं को बचाने की बात हो रही है। अपराध मुक्त भारत कह रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है योगी सरकार। बहन जी, मैं जिस गांव का रहना हूं, एक दिन के अंदर 2 लड़कियों का अपहरण हुआ है। अभी कल की मैं बात बता रहा हूं, मैं जिस गांव का रहना हूं, 2 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। बाद में एक का पता लगा, उसकी हत्या कर दी गई। और ये सोशल मीडिया सिर्फ एक है जो दिखाने का काम करता है। किसी मीडिया में औकात नहीं है जो सरकार के विरोध में
में बोलने का काम कर रही है। चौथा स्तंभ और तीसरा स्तंभ है, आज मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है और पूरी तरह खरीद लिया गया है। और मीडिया के लोगों ने साफ साफ कहा है कि ऐसा है कि आप लोग हमको विज्ञापन नहीं देते, पैसे इनसे मिलते हैं, हमारा मीडिया कैसे चल पाएगा। जब मीडिया ये चौथा स्तंभ हमारा कमजोर हो गया तो आप जान लीजिए कि 3 खंभों के सहारे ये पूरा हिंदुस्तान कैसे टिकेगा। ये धराशायी हो जाएगा। ये साजिश है, ये गद्दारी है, ये मक्कारी है, ये छलावा है, ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करने की साजिश है, ये मनुवाद को फिर से लाने की साजिश है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस संविधान को फिर से लागू करवाने और सही ढंग से लागू करवाने का काम करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। 27 के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां और क्या लग रहा है आप लोगों को कि गरीबों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का मसीहा कौन है? चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि उनकी विचारधारा जो है बहुजनों के लिए है, वो बहुजनों के लिए विचारधारा है और जो काम कर रहे हैं वो बहुजनों को लेके काम कर रहे हैं, समाज के हर तबके को। जबकि देखा है कि जो बहुजन की बहुत सारी पार्टियां वो जातियों पे भी आधारित है कि खाली एक ही जाति, एक ही विशेष वर्ग के लोगों को लेके चलती है, सत्ता में आती है तो उन्हीं का खाली वर्चस्व होता है। इसलिए हम जानते हैं कि मौर्य जी आज से नहीं, अब बाबा साहब मतलब कांशीराम के समय से ही जुड़े हुए और उनकी विचारधारा पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर उन कांशीराम के मुद्दों पे, विचारधारा पे तो मायावती भी काम करती है, बहुजन समाज पार्टी भी काम अब बहन जी अपनी विचारधारा से अलग हो चुकी। मान्यवर कांशीराम की कहीं विचारधारा ही नहीं नजर आती है उनके अंदर। वो तो कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो हिस्सेदारी जमीन पे नजर आ रही होती तो आज इतने छोटे छोटे दलों बनाने की आवश्यकता क्या होती? पार्टी के लोग क्यों निकल गए होते? आज पार्टी के जो कर्णधार लोग थे, आज पार्टी के अंदर एक भी नहीं है उनके पास कोई कर्णधार। क्या कारण है? कारण क्या? उनकी नीतियों का कारण, क्योंकि पूंजीवाद के चक्कर में फंस गई हैं वो कुछ लोगों। सारा अभियान चला रहे हैं 27 के चुनाव के लिए, तमाम पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल कहीं नहीं। आज उनके सभाओं में देखिए 10 लोग नहीं जुड़ रहे हैं और न कहीं इतनी सारे दलितों पे अत्याचार हो रहा, कहीं भी उनका प्रोटेस्ट या कहीं भी कुछ हुआ हो तो आप बताइए कहीं पे भी ना खुल के मुख के बोलती है, खाली एक छोटा सा ट्वीट कर देती है। इससे समाज सुधार, जब तक हम अपने हक अधिकार के लिए लोगों के बीच सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और उसके लिए मौर्य जी बराबर लड़ देखिए। जिसे भी अभी शिक्षा का जो मामला उठा है, 27,000 स्कूल बंद होने के, उसमें किसी पार्टी ने आवाज उठाई, मौर्य जी ने एक आवाज उठाई, विधानसभा घेरने का लिए धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है विपक्ष का काम है सवाल उठाना, हम तो स्कूल मर्जर इसलिए करें ताकि बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिले। जबकि गांव में स्तर में देखिए जाके कि स्कूल की स्थितियां क्या है वहाँ पे, या ये साधन नहीं है लोगों के पास आने जाने, जिनके पास रोजी नहीं है, खाने को पैसा नहीं, वो कितने 10 किलोमीटर दूर जाएगा। अभी तो मेरे पास अभी कई मामले ऐसे आए कि जिन स्कूलों में 110 बच्चे थे उनका भी उन्होंने विलय कर दिया। क्यों कर दिया भाई? चंद्रशेखर आजाद, रावण भी तो मुस्लिमों के मुद्दे उठा रहे हैं, पिछड़े दलितों के मुद्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पिछड़े दलितों के साथ रहूंगा। हाँ, तो उनका अपनी पार्टी के, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उसके लिए मैं किसी के लिए बात नहीं, अपने तरीके से हर आदमी काम कर रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? रामराज मौर्य नाम है हमारा। 27 के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? कौन है दलितों, पिछड़ों का मसीहा कौन है? माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य अपनी जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं और हम लोग उन्हीं के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। 2027 में ये आतंकवादी सरकार को हम लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंकने का सब संकल्प लिया है। अच्छा, और ये लोग तो पहले से मेरी निगाह में तो ये आतंकवादी हैं। जितने भी ये पाखंडी लोग गांव गरीब जनता को के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, ये समझो कि ये लोग तथागत बुद्ध की विरासत को नष्ट करने वाले लोग हैं। हम लोग सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाएंगे और इस पाखंडवादी आतंकवादी सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने का जड़ से संकल्प लिया है। इस सरकार की पूरी मंशा है कि गांव में, झोपड़ियों में, गलियों में रहने वाले लोग शिक्षा से बिल्कुल दूर हो जाएं। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे, अगर ये शिक्षित नहीं रहेंगे तो 5 किलो राशन में ही अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, और अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमसे सवाल उठाएंगे। इसलिए ये 27,664 लगभग प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है मर्जर के नाम पर। आप बताइए, प्राइमरी स्कूल में 6 साल का बच्चा ही पढ़ने जाता है,
शुरुआत करता है तो 6 साल 7 साल का बच्चा अगर हमारे गांव में स्कूल नहीं है तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर कैसे पढ़ने जा सकता है। दूसरा ये कि इस प्राइमरी स्कूलों को बंद करके लोगों के गरीबों के बच्चे पढ़ने लिखने से वंचित हो जाएंगे और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल जो खोले जा रहे हैं उनको मान्यताएं दी जा रही हैं, उनकी फीस महंगी कर दी जाएगी तो गरीब गांव के गरीब बच्चे जो है पढ़ने लिखने से वंचित हो जाएंगे। ये सरकार की पूरी मंशा है। इसलिए हम अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य के निर्देशन पर काम हम लोग कर रहे हैं और बुद्ध की विचारधारा के जितने भी लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के जितने भी लोग हैं, माननीय काशीराम साहब के कारवां को मिशन को बढ़ाने वाले जितनी भी पार्टियां हैं, हम सबको एक मंच पर लाकर 2027 में इस बेईमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे और इन लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, ऐसे में ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की बात समाजवादी पार्टी भी करती है, बहुजन समाज पार्टी भी भाईचारा अभियान चला रही है। उस भाईचारा अभियान के जरिए लोगों से जाकर के मिल रही है, जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है और मायावती लगातार ये कहती दिखाई पड़ रही हैं कि वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों, जो दलित वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके साथ वो चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बसपा का खोया हुआ जनाधार एक बार वापस फिर मिल पाएगा 1927 के चुनाव में या फिर नहीं? बहरहाल सब देखने वाली बात होगी, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का मसीहा उत्तर प्रदेश की जनता किसे मानती है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 के चुनाव में या आगे आने वाले 27 के बाद के चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और संविधान को लेकर चलने वाले नेता है। बहरहाल खबर आपको किस तरह के कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जाके इसके साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।